हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज ज्ञान कलश के इस ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। और मैं अखिलेश तिवारी आपको आपकी CUET का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपके एग्जाम में जो आने वाला है, जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो जिस टॉपिक से जैसा जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि पेपर में आपको टोटल 50 क्वेश्चन है दिए गए। ठीक है। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 अटेंड करने हैं। ठीक है। कितने? 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है। अब उन 40 में से जो आपके क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 12th के ही होंगे, ऐसा कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर एक पार्ट से 12th के ही क्वेश्चन होंगे, है ना। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिनमें आपको 11th को कवर करना है। बिना 11th के कवर के आप उन पोर्शंस के क्वेश्चन जो 12th के सिलेबस से उठेगा वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा तो आपको पता है कि टोटल हमें 3 पार्ट्स केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ठीक है, और ऑर्गेनिक। इनमें से फिजिकल और ऑर्गेनिक, इसमें आपको पूरा का पूरा 12th का सिलेबस ही देखना है। इसमें आपको 11th में जाने की जरूरत नहीं है, एक पोर्शन को छोड़ के, एक पॉइंट पर। ठीक है। उसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में 11th में क्या करता है, 11th हमें केवल बेस बताता है, केवल और केवल बेस बताता है। ठीक है। बेस बताने के बाद हमें सीधे 12th में जैसे हम पहुंचते हैं, हमें सारी रिएक्शन मैकेनिज्म दे देता है। अब जब तक हम 11th की GOC नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें नहीं पता होगा, तब तक हम 12th का ऑर्गेनिक वाला पोर्शन नहीं कर सकते। तो हमें जरूरी है कि जो 11th का बेसिक है वो पता होना चाहिए। ठीक है। तब तो हम आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए एक एक करके पहले स्टार्टिंग से करते हैं, फिजिकल से, फिर चलते हैं डिटेल में ऑर्गेनिक पे क्या करना है। ठीक। तो ठीक है। तो फिजिकल में सबसे पहली जो यूनिट है दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट अभी आप जो 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों को ये जो यूनिट है वो नहीं है, रिड्यूस्ड हो चुकी है। ये आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, किसी भी क्लास में। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ठीक। तो जो सॉलिड स्टेट का पोर्शन है, इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बढ़िया यहाँ लेता है और दूसरी बात आपने पढ़ा भी नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा बाकी यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा समय इसको देना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, यहां से आपको एग्जांपल लेता है। ठीक है। यहां से आपको सिर्फ आपसे एग्जांपल पूछेगा, केवल एग्जांपल। ठीक है। उनमें से जैसे कि क्वेश्चन कह दिया आपको कि आपको दिया हुआ है कि BaCl2, अब ये किसका एग्जांपल है? इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से उठेंगे। ठीक है। जिसमें 4 टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और एमॉर्फस, यहां तक सिर्फ। ठीक है। उसके बाद एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में यहां से भी एग्जांपल ही पूछेगा। ठीक है। उसके बाद एक है यूनिट सेल। यूनिट सेल यहां से भी 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको देखना है, वहां से क्वेश्चन आपका उठाया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपके लिए इनके एग्जांपल, ये 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 यहां पर और एक यूनिट सेल से रिलेटेड। ठीक है। पॉसिबल है कि यूनिट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछ लिया जाए, जहां पे Z की वैल्यू वगैरह जो भी होगी, ठीक है, उसको एक अलग से फिर 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहां पर है आपका कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर। ठीक है। P and N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद ये पॉइंट्स। ठीक है। इस पूरी यूनिट से बस यही इतना इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपका कौन सा? सॉल्यूशन। ये आपने पढ़ रखा है, ये आपका प्रेजेंट टाइम का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट,
सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेस पर सॉल्यूशन के क्या टाइप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से इंपॉर्टेंट आएगा जो आपने पढ़े हैं 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट, तो वहां से क्वेश्चन आपका एग्जांपल उठाएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की रिप्रेजेंट करने वाली कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, जो आपने 9th में पढ़ा है, 10th में तो नहीं था, 9th में पढ़ा है आपने, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठा सकता है। उसके बाद हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ से जिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस में हम क्या पढ़ते हैं, हेनरी लॉ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद गैस इन लिक्विड के लिए, उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए, इनके लिए हम क्या राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहां से तो एक क्वेश्चन आपका अल्फा और आई मींस जो का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लास्ट टाइम इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे 2 क्वेश्चन आए अलग अलग पेपर, एक पेपर में एक क्वेश्चन है और एक पेपर में 2 क्वेश्चन है एक साथ, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है राउल्ट्स लॉ, हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक एग्जांपल है, ठीक है, जो हम 4 टाइप की आपको बात कर रहे थे। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास जिससे आई और अल्फा रिलेटेड है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा, हमने आपसे डिस्कस कर ही दिया है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी क्योंकि आपने अपना बोर्ड एग्जाम नहीं दिया तो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करने वाला जो टॉपिक है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये यूनिट बोर्ड एग्जाम के लिए भी और यहाँ के लिए भी। इसमें से देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, यहां से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लगता यहां से क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है। कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वेरिएशंस, यहां से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठ सकता है यहां से आपके बोर्ड में भी और आपके सीयूईटी पेपर में भी, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ है, कोलरास लॉ हो गया, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, किस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो आपका, वो भी इलेक्ट्रोड पे कौन सा कैथोड पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी आप सेल यूज करते हैं उसका कोई एग्जांपल पूछ लेगा, इस सेल का कोई एक एग्जांपल बताओ, या तो ऐसा पूछ लेगा कि इस सेल कोई मान लो आपको दे दिया कोई डिवाइस, बोला इस डिवाइस में कौन सा सेल यूज होता है, या उसका कैथोड या उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें 2 प्रकार के पढ़ने होंगे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, ठीक है, तो उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद वही है गैल्वेनिक सेल से, लेड एक्यूमुलेटर से, ईएमएफ ऑफ द सेल, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नर्नस इक्वेशन से, ठीक है, ये हो गया, तो यहां से ईएमएफ ऑफ द सेल, फ्यूल सेल, ठीक है, यहां इसको ध्यान रखना है, फ्यूल सेल, कोरोजन हो गया, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आप ये पुट कर सकता है। उसके बाद यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपके लिए नई है, ठीक है, नया मतलब ये कि आपने 12th में पढ़ा, उसके पहले इसको नहीं डिस्कस किया था कहीं पर भी, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आप ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मान लो कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया रेट से रिलेटेड, ठीक है, और उससे पूछता है कि अगर हम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो बताइए पूरी रेट कितने टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है, या ऑर्डर में क्या चेंजेस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से रेट लॉ से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप इसे आपके सिलेबस में सिर्फ कितना है, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात इसने नहीं करी है, आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हीनियस इक्वेशन, इन दोनों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसकी बात है सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में देखो ये बहुत सिंपल सी यूनिट है, बहुत सिंपल सी यूनिट है, बट हाँ थोड़ा सा एक बार अगर रीड किए होंगे, हालांकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो आपने रीड नहीं किया होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट बहुत ईजी यूनिट है ये, ठीक है, इसमें ज्यादातर लर्निंग वर्क है, ठीक है, पूरा का पूरा लर्निंग वर्क है इसमें। जैसे देखो ये आपने पढ़ा है 9th में, कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसमें पढ़ रखा है, लियोफिलिक और लियोफोबिक, ये आपने नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए नया होगा बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा समय देने की जरूरत है इस पर। टिंडल इफेक्ट आपने 9th में पढ़ रखा है, ब्राउनियन मोशन ये आपने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है, ये चीजें आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। यहां से ये वाले पूछता है कि पर्टिकुलर कोई दे देगा कोलाइड और पूछेगा कि इसको अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है या इसको स्टेबल करना है तो कौन से एजेंट यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसका एक शायद क्वेश्चन इस बार था आपके पेपर में लास्ट टाइम,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी कौन सी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी अगर आपके पास ओर है तो उससे आप मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा यूनिट इसी पर बेस्ड है। तो ये भी सिंपल सी यूनिट है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर देखो लास्ट का जो पेपर है, लास्ट टाइम के जो पेपर्स उनमें हमने 5 पेपर्स को देखो इस टॉप यूनिट से जो क्वेश्चन आए हैं उसको लिया है। पहला एक पेपर है जिसमें 1 क्वेश्चन है, एक में 2 क्वेश्चन है, थर्ड में 1 क्वेश्चन है, फोर्थ में 2 क्वेश्चन है और 5 में क्या है, फिर से 2 क्वेश्चन है। तो ये इस यूनिट से आने वाले क्वेश्चंस का नंबर है 5 अलग अलग पेपर्स में, ठीक है। तो नंबर तो ठीक है 1 2 1 2 2 क्वेश्चन के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एवरेज हम ले तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां से हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे, लर्निंग वर्क है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिट 7th नंबर। तो इसमें क्या है आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक का ये जो दूसरा पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ के आना पड़ेगा, और वो कहां पर है, वो 11th में है, वो यहां आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, 11th में मिलेंगे। जैसे पहला आपका क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिना उसके आप यहां पे नहीं आ पाएंगे, इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया। और थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसी से रिलेटेड, जिसमें से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और क्या हो गया आपका प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन हो गया, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका 11th से आपको इसको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, तभी आप इसके पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो आपको ग्रुप पढ़ने हैं 13 से लेकर के यहां से आपको 15 लेना है, 15 से 12th में 15 से लेकर के 18 के ग्रुप तक पढ़ना है। तो आपको ये तीनों आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पूछता है दिखेगा आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट, आपका पी ब्लॉक का ही होगा। मान लो कि उसने क्या पूछ लिया, उसने बोला कि हमें फास्फोरस का, आप फास्फोरस की बताओ वैलेंसी कितनी होती है, या ये पूछ लेगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो है तो ये आपका फास्फोरस यानी 15th ग्रुप का, लेकिन क्वेश्चन क्या उठाया, क्वेश्चन उठाया कहां से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जहां पता करते हो कि ग्रुप नंबर क्या है, ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर के बाद पीरियड क्या है, कौन से पीरियड में है, इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है, किस ब्लॉक में है। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है, रहेगा यही से, लेकिन वो पूछेगा कहां से, बेसिक से, 11 से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आप लोग शेल पढ़ते हो, नंबर ऑफ शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में है, कुल कितने ऑर्बिटल होंगे, इससे रिलेटेड। तो एग्जांपल यहां से उठाएगा और पूछेगा उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मान लो उसने दे दिया कि आपके पास फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, दोनों में से ये बताओ कि अगर इसके हाइड्राइड हैं तो इसकी एसिडिटी का सीक्वेंस क्या होगा, या बेसिसिटी का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ के आएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होंगे 11 से, तब तक इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहां पे केवल आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है, बस पढ़ना आपको वही से पड़ेगा। अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे, आप तब समझ पाओगे जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझे होगे, ठीक है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखो फिर ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे नाइट दे दिया। अब इसमें स्पेसिफिक है, कोई बात नहीं, एक पर्टिकुलर ये तो पढ़ लेंगे आप। फिर उसके बाद देखिए यहां पे दिया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कहां से, ये आपको यहां मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो चैप्टर 4 नंबर है आपका 11th का, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इनको कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका फास्फोरस का है, सारी वही प्रॉपर्टीज फास्फोरस में पढ़नी है, जैसे एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है, उसके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, फिर प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है फास्फीन की, ठीक है। उसके बाद उसके हैलाइड्स हैं, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड है, उनके भी ऑक्सो एसिड्स हैं, वो भी फिर से केमिकल स्ट्रक्चर पे आ गया, क्योंकि केवल एलिमेंट्री आइडिया है बस। ऐसे ही 16 का भी है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज वही है। तो आपको दोनों चैप्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा, तीनों चैप्टर को 11th वालों को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसी में 16 में ही ऑक्साइड्स हैं, ओजोन है, फिर सल्फर के जो एलोट्रॉप्स हैं, वो सारी चीजें हैं। तो सेम वही है, उनके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी प्रिपरेशन, ठीक है, उनके जो बेसिक प्रॉपर्टी, उनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, सारी चीजें वही हैं, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के
किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रिपरेशन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें यहां पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड दिए हैं इसमें, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गई, ये इन सबके प्रिपरेशन के पर्टिकुलर मेथड भी दिए हुए हैं, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए ग्रुप नंबर 17 है, ये भी वही है, सारी चीजें वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस होते हैं जब आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, सारा कुछ वही है, बस क्या नया आ जाता है उनके पर्टिकुलर, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड से यहां से एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, यहां से केवल एग्जाम्पल आपसे उठा सकता है, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स हो गया, ये सारी चीजें हैं। ग्रुप 18, ठीक है, इनर्ट एलिमेंट जितने हैं, इनर्ट गैसेस जितने हैं, नोबल गैसेस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां से भी देखो 5 जो पेपर्स हैं उनमें 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बेसिक चीजें याद करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है, ठीक है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है, क्यों रिड्यूसिंग है, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, पावर का होगा, क्यों होगा, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें पढ़नी है आपको, डी ब्लॉक, ठीक है, एंड एफ ब्लॉक अलग अलग से, ठीक है, और 2 कंपाउंड पढ़ने हैं आपको, जिसमें से एक आपको पढ़ना पड़ेगा KMNO4 और दूसरा पढ़ना पड़ेगा K2Cr2O7, यही 2 कंपाउंड हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कब ऑक्सीडाइज यानी कब एसिडिक मीडियम में जब वर्क करेंगे तब किस में जाएंगे, बेसिक मीडियम में करेंगे तब किस में चेंज होंगे, वो सारी चीजें यहां पर आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अकरेंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनमें ट्रेंड क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीजें, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी क्या होती है, ये भी आपका 11th से ही है, ये सारी चीजें 11th की हैं, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से। फिर मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्या है, जैसे वहां इंटर हैलोजन पढ़ा था वैसे यहाँ इंटरस्टेशियल आपको पढ़ना है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा लर्निंग वर्क आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMNO4, इनकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, वो सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद लैंथेनाइड क्या होती है, एक्टिनाइड्स क्या होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 9th यूनिट में क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आप पढ़ के आए हो, छोटा सा है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हैं। जरा देखो 5 4 4 5 5, तो अभी तक जो आप कर रहे हो लगभग उसमें से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन उस बार लिए गए थे तो किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिए गए थे। तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इसमें इनके जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको बहुत सारे हमें लर्न करने पड़ते हैं, कलर किसका है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे है, तो बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो हमें उसको कैसे एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर तरीके से फार्मूले में लिखना है, कैसे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल की, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर और अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है और साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कैसे निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। पता चला कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट उसने पूछा है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दबाजी में कर दिया, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शेप, ठीक है, यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ये ऑर्गेनिक वाला नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उस सीधे एक फॉर्मूला लिखेगा, उसने कहा कि हमने आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ी लगा सकते हो जो 11th है तुम पढ़ के आए हो, नहीं, यहाँ पे अपना इनका अलग ही रूल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद 3 आपकी यहाँ पे थ्योरीज हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे वार्नर थ्योरी, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, और इसी के साथ पूछ सकता है कि कितने मोल AgCl का पीपीटी बनेगा। तो 3 पॉइंट्स के क्वेश्चन यहां से वार्नर थ्योरी से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद वीबीटी है, वीबीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, कलर से रिलेटेड,
कलर से रिलेटेड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनर क्या है, आउटर कॉम्प्लेक्सेस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। फिर सीएफटी हो गई, सीएफटी से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सीएफटी से पूछता है कि इसमें बताइए कौन सा आपका आउटर होगा, कौन सा इनर होगा। उसके बाद पूछता है कि बताइए इसका कलर, इसमें कलर है तो क्यों है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में यहां पर दो ही आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। उसके भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, अगर हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, अगर आपने यहां पर ट्रिक से पढ़ी, ठीक है, जैसे आप 12th में ट्रिक नहीं लेते हो, है ना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन अगर यहां पर जैसे आपकी वन डे एग्जाम है, ठीक है, सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है, एमसीक्यू है, तो क्या होगा उसमें, सब आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से पढ़िए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें से ज्यादा नहीं पूछता, ये यहां पर ज्यादा अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन बहुत ही रेयर केसेस में उठाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में देखो एक चीज तो क्लियर करो, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन सबसे लेंदी है, तो वेटेज भी ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा होगा, फिजिकल से भी और इनऑर्गेनिक से भी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल आप ऑर्गेनिक पढ़ के जाइए और आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये नहीं कह सकते आप, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम देना है, ठीक है, टाइम देना है, लेकिन लेंदी है तो ठीक है, क्वेश्चन इसको भी करने हैं, लेकिन उसकी जगह अब ये नहीं कि आप चलो फिजिकली छोड़ के चले आए, इनऑर्गेनिक ही छोड़ के चले आए, ऐसा नहीं है, आपको तीनों को टाइम देना है, बट इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, एक चीज। दूसरी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको 11th की ऑर्गेनिक को नहीं छोड़ना है, अगर 11th की ऑर्गेनिक आप छोड़े तो फिर 12th की ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो 11th की ऑर्गेनिक जरूर एक बार रीड करनी, आपको एक बार उसका रिवीजन करना है, याद आ जाएगा कि हमने 12th में 11th में क्या पढ़ा था, 12th में उसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें पहली यूनिट जो हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स वाली है, उसमें क्या है, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, अकेले एक ही पेपर में 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रहा होगा इसका भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, केमिकल रिएक्शंस, इसमें से पर्टिकुलर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में से आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसको ध्यान में लेके चलना है, सबसे ज्यादा पूछे जाने रिएक्शन यही है। उसके बाद हेलो एरिन्स में सेम वही है, हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक को आपको इंपॉर्टेंस देनी है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक इसमें नहीं होती, ठीक है, रेयर केसेस में होती है तो नहीं होती, तो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान में लेके चलना है। उसके बाद नेमिंग में ध्यान रखना है, नेमिंग से क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मान लो क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका CH2Cl2 है, डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, मीथेन है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका एनवायरमेंटल इफेक्ट DDT है, DDT से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं सिलेबस में जिसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, एनवायरमेंट में, अभी क्या इफेक्ट है, पहले क्या इफेक्ट पड़ा, क्यों उसको बैन किया गया कुछ कंट्रीज में, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए अल्कोहल में ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखा था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए 6 5 3 2 2, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपका, नॉमेनक्लेचर 11 से है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे पढ़े होंगे तो यहाँ आप आराम से कर लें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही बस है केवल, ठीक है, केवल प्राइमरी अल्कोहल जो आपके 12th के सिलेबस में वही उठा के यहां पे लिया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इट्स यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि आप जो कंपनी में आने वाला अल्कोहल है एथेनॉल, उसे आप क्यों नहीं पीते हैं, ठीक है, और पहले लोग पीते थे तो क्यों इसको मेथनॉल के साथ मिक्स किया गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद फिनॉल आता है ऐसे ही, ठीक है, मेथड्स क्या है इसके, नोमेनक्लेचर क्या है, मेथड क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सारा टॉपिक वही है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, क्योंकि फिनॉल है तो उसमें बेंजीन होगा, बेंजीन की एक पार्ट होगा,
ठीक है। अगर बेंजीन का एक पार्ट होगा तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक बहुत रेयर केसेस में देती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ईथर का है, ठीक है, यहां से केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम है उसमें यही से उठाता है। ठीक है। नॉमेनक्लेचर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम जैसे आपने बाकी में एल्किल हैलाइड में, एरिल हैलाइड में, फिनॉल एल्कोहल में देखा है, फिनॉल में देखा है, सेम चीज वही है। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी देखिए क्वेश्चन, पहले पेपर में 1 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर लास्ट वाले दोनों पेपर में 5 क्वेश्चन उन्होंने इंक्लूड किए थे इस चैप्टर से। इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है। पहले एल्डिहाइड और कीटोन का आपस में कंपेयर करते हुए पढ़ना है, सारी चीजें वही हैं। ठीक है। नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जब आप आओगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में दैट इज एसिडिटी ऑर्डर। हर साल पूछता है, हर साल हर एक सेट पेपर के हर एक सेट में होता है क्वेश्चन। ठीक है, कि एसिडिटी का ऑर्डर, जरूरी नहीं केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पूछेगा, वो आपको एल्किल हैलाइड से लेके चलेगा और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके चलेगा, यानी सारे एक साथ मिक्स करके देगा, लेकिन एसिडिटी का ऑर्डर जरूर देगा। ठीक है। एसिडिटी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से देगा। ठीक है। बॉन्डिंग से रिलेटेड देगा, बॉन्डिंग से रिलेटेड देगा। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां ये छोटा सा तो है लेकिन अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, आपका एमीन्स के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या क्या है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, कौन से टेस्ट आप करोगे कि हम पता कर सके कि दिया हुआ सैंपल जो टेस्ट ट्यूब में है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद और भी देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है। उसके बाद डाइजोनियम साल्ट, 12th के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट, क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है जिसे जो आप चाहें घूम फिर के आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर बायोमोलिक्यूल है, जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे तो सोचते हैं मजे हैं हमारे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड पूछता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो उनको होता ही है, नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीसीएम वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है आपको, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, एल्डोज कीटोज, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको ये पढ़ने हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ऐसे ही पॉलीसैकेराइड्स आपको पढ़ने हैं, पॉलीसैकेराइड्स में क्या पढ़ने हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। यहां जो क्वेश्चन उठता है इनके कंपोनेंट से। ठीक है, जैसे स्टार्च किसका बना हुआ है, इसका मोनोमर बता दो, इसका मोनोमर बता दो, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का मोनोमर बता दो। ठीक है, वो चीजें हैं वो आपसे पूछेगा। ठीक है, ऐसे प्रोटीन में है, प्रोटीन में तो बहुत सारी चीज पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे अगर प्रोटीन के लिए बोला तो ये बताओ पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टोन्स क्या हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी में डीनेचुरेशन है जो 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद एंजाइम से रिलेटेड, कौन सा एंजाइम किस वर्क के लिए आता है। ठीक है, ऐसे हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। फिर विटामिन इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, किसका क्या नाम है, किसी की डिफिशियंसी से कौन से सिम्टम्स हमें बॉडी में दिखाई, डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए और आरएनए के टर्म में, वो आपको बताना है। ठीक है, वो चीजें पढ़नी है आपसे। पॉलीमर ये डिलीटेड है, प्रेजेंट सिलेबस में ये नहीं है,
ठीक है, प्रेजेंट सिलेबस में ये नहीं है आपको, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल और किस चीज से बना है, उसका मोनोमर क्या है, ये आपसे पूछता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, इनके भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। पॉलीमराइजेशन की कौन कौन से मेथड हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, ये यहां से लेके ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां पे एग्जाम्पल पूछ रहा है, नेम पूछेगा आपका। ठीक है, ये इससे बनने वाला पॉलीमर क्या है, या पूछ लेगा इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, किससे ये बना हुआ है, वो चीजें आपको। सिंथेटिक और नेचुरल के कोई एग्जांपल पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखें। या पूछ लिया कि गिवन में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है या कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या पूछ लिया बायोडिग्रेडेबल तो है, नाम दे दिया, बोला इसका मोनोमर बता दो कौन सा, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, वो चीजें आपको देखनी है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आप किस सिलेबस में नहीं, अब डिलेटेड है, तो वहां भी थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। ठीक है, इसमें से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ड्रग्स और एंटीबायोटिक, आर्टिफिशियल, ये ठीक है, ये आप ये दोनों पॉइंट्स ले लो आप। ठीक है, और एक और होगा कहीं पर, ये तीनों। ठीक है, उसके बाद केमिकल इन फूड, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा पोर्शन है इसी यूनिट का, बहुत सिंपल सा। तो एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से जो इसका कोरिलेशन है वो आपका कोलाइड वाले पोर्शन से भी है, कोलाइड वाले पोर्शन से भी है। ठीक है, तो कुछ आप वहां पढ़ लेंगे, कुछ यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, और ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है इस पूरी यूनिट में। ठीक है, कौन सा, ये। ठीक है, आपका इस यूनिट में, लास्ट वाले यूनिट में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इनमें कहां ध्यान देना है, इन जहां जहां हमने आपको सर्कल करके बताया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था आपका 12th केमिस्ट्री का, जो आपका CUET में आने वाला है। ठीक है, और जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टॉपिक, जैसे आप हम फर्स्ट यूनिट में देखें, फर्स्ट यूनिट में क्या है, पहले जो यूनिट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट है, वहां से हम शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है,